आज हम जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया। कौन कौन सी परिस्थितियां थी वो मैं आपको थोड़ा सा अवगत करवाती हूँ। आदिकालिक परिस्थितियों में प्रथम हमने की थी राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, साहित्यिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां। तो लगभग हमने 5 परिस्थितियों का वर्णन किया। परिस्थितियां क्या होती हैं? उस काल में चारों तरफ जो घटनाएं घटित होती हैं उसका हमारे साहित्य पर जो प्रभाव पड़ता है वही क्या है? परिस्थितियां हैं। उस समय की परिस्थितियों का हमारी प्रवृत्तियों पर जो प्रभाव पड़ता है, जो सोच है उस पर प्रभाव पड़ता है, उसी सोच से काव्य रचना होती है, उसका वर्णन इसमें हमने किया। अब हम करेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो प्रवृत्तियों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई थी। आपको बताया गया था कुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो तो अनेक प्रकार के रासो रचनाएं हुई। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती हैं। आदिकालीन जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। आदिकालीन अतः इसे आधारभूत सामग्री के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। रासो ग्रंथ में भी बहुत सारे कालांतर में परिवर्तित एवं परिवर्तित होते गए ग्रंथ। रासो साहित्य में भी अनेक ऐसे ग्रंथ हुए जो बहुत समय के बाद परिवर्तित और परिवर्तित होते रहे, मतलब बदलते रहे, लेकिन उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया। यह प्रमाणित हो चुके हैं कि रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां समझा जा सकता है। नंबर 1 है ऐतिहासिकता का अभाव। हालांकि जो रासो साहित्य लिखे गए या जो आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं उसमें ऐतिहासिकता का जो पात्र है वो सभी ऐतिहासिक है। जिन पात्रों का चयन किया गया कथाओं में, साहित्य में, गद्य में या पद्य में या कविता में, वो सभी पात्र क्या थे? ऐतिहासिक थे। लेकिन उनके अंदर जो घटनाएं घटित लिखी हुई हैं वो सब ऐतिहासिकता का उसमें अभाव था। उसमें कल्पना की प्रचुर मात्रा थी, कल्पना का अधिक्य था, बनावटीपन था, मनोरंजन के निमित्त उनको सजाया संवारा गया था कह सकते हैं हम, लेकिन उसमें ऐतिहासिकता का पर्याप्त मात्रा में क्या था? अभाव था। रासो साहित्य के चरित्र नायक तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। परिणाम तो अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न हुई। अब जब सच नहीं सामने आएगा तो उस पर विवाद उठेंगे। अब ऐतिहासिक हम इतिहास के बारे में कोई भी बात को ऐसे नहीं कहा जा सकता, उसमें पुख्ता हमारे पास साक्ष्य मौजूद होने चाहिए। लेकिन अब इन जो ऐतिहासिकता है इसका आदिकाल की प्रवृत्तियों में जो ऐतिहासिकता का वर्णन किया गया उसमें कल्पना की प्रचुर मात्रा है, बनावटीपन है, तो उसमें सच्चाई का समावेश कम है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाएं, नाम, बलि, तिथियां, इनका जो भी वर्णन है, जैसे घटनाएं हो गई, तिथियां होगी, इनमें जो भी वर्णन किए गए हैं ना वो सब उपयुक्त नहीं है, सही सटीक नहीं है, तो वह इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथ जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है, ऐतिहासिक जो लिखे जाते हैं ग्रंथ उनमें जिस वास्तविकता की अपेक्षा की जाती है उसका इसमें नितांत अभाव था। किसमें? आदिकालीन प्रवृत्तियों में। ठीक है, इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव था। युद्ध वर्णन में सजीवता, युद्ध वर्णन बिल्कुल सजीव थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चारण और भाट कवि होते थे, जो लगभग चारण और भाट कवि थे। चारण और भाट जो कवि थे वो क्या करते थे? राजाओं को जो हतोत्साहित हो जाते थे, राजा जिनका प्रोत्साहन कम हो जाता था, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका शौर्य प्रदर्शन करने के लिए, उनको युद्ध में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए कुछ न कुछ पद्य या गद्य रचना किया करते थे, उनको प्रोत्साहित करते रहते थे, जिससे कि वे जो कवि थे वो उन राजाओं के साथ जाया करते थे युद्ध लड़ने। तो जब कभी आवश्यकता पड़ती थी या उनको लगता था कि हमारे राजा पर संकट की घड़ी है, तो उस समय ये चारण और भाट कलम की जगह तलवार को भी अपना धनी बना देते थे। ये केवल कलम के सिपाही नहीं थे, ये तलवार के भी धनी थे। तो तलवार उठाने की वजह से और वहां युद्ध क्षेत्र में मौजूद होने की वजह से इनकी युद्धों में अत्यधिक सजीवता का वर्णन किया गया, क्योंकि वो एकदम सत्य और सच प्रतीत होती है। अगला हम पॉइंट करेंगे प्रमाणिकता में संदेह। तो इनकी प्रमाणिकता में संदेह है, जैसे कि इतिहास सम्मत नहीं थी, जो तिथियां थी, नामावलियां थी, जो घटनाएं थी, उनकी तिथियां एग्जैक्ट
सही समय की नहीं थी या इतिहास से मेल नहीं खाती थी तो प्रामाणिकता में तो संदेह आएगा ही। आदिकाल के अधिकांश राष्ट्र कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो इस काल की प्रमुख रचना मानी गई है। कौन सी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो प्रमुख रचना मानी गई है और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता में सबसे अधिक श्रेय है। तो शुक्ल ने इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो ये पृथ्वीराज रासो है ये पूरा ग्रंथ जाली है, ये बनावटीपन से लिखा हुआ है, नकली है, कल्पना से भरा हुआ है। इस प्रकार कुमार रासो प्रमाण रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। मूल कवि की रचना की अन्य लोगों ने कब और कितना अंश और जोड़ दिया पता ही नहीं चला। जैसे मूल कवि ने कुछ लिखा, उसके साथ कुछ लोगों को उसमें थोड़ी आपत्ति लगी तो उन्होंने अपना अंश भी उसी ग्रंथ में जोड़ दिया, और कवि है उन्होंने अपना अंश और उस ग्रंथ में जोड़ दिया, तो उसकी प्रामाणिकता में संदेह हो गया। क्योंकि एक तो किसी एक कवि के द्वारा रचित नहीं हुआ, उसमें कई लोगों ने और अपनी भागीदारी दिखा दी, सहभागिता दिखा दी, और कुछ उसमें तिथियां और नाम और घटनाएं उस इतिहास सम्मत नहीं है, और कुछ वैसे भी जो कल्पना की मात्रा अधिक होने की वजह से वो वैसे भी बनावटी बनाते हैं उसमें, तो प्रामाणिकता में संदेह है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रामाणिकता का समझिए आप। तो अब आ गया वीर एवं श्रृंगार रस की। मैंने आपको बताया था कि सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं वहां पर श्रृंगार और शांत रस का वर्णन किया गया है, क्योंकि भक्ति जब भी होती है वो शांत रस में की जाती है और जो युद्ध आदि होते हैं वो हमेशा वीर रस में किए जाते हैं। श्रृंगार का तो मैंने आपको बोला है कि चारों ही कालों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। मुख्यतः आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, क्योंकि जब हम राधा कृष्ण का वर्णन करते हैं, सीताराम का करते हैं, शिव पार्वती का करते हैं, नायक नायिका का करते हैं, तो श्रृंगार रस मुख्य रूप से विद्यमान रहता है। लेकिन जो आदिकाल में जो चारण और भाट आदि कवि थे, इन्होंने जो युद्ध वर्णन किए उसके अंदर वीर रस बहुत ही सुंदर सजीव वर्णन किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया युद्ध वर्णन में सजीवता थी, ठीक उसी तरह से वीर रस का बहुत अधिक सुंदर प्रयोग किया गया है। रासो ग्रंथों में सभी रसों का समावेश है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की सबसे ज्यादा प्रधानता दिखाई देती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना अनायास हो गई। स्पेशल किसी ने उसमें वो सोच समझकर वीर रस को नहीं लाए। उनकी कविताएं ऐसी तड़कती भड़कती कविताएं होती थी कि उसमें वीर रस का सहज ही समावेश हो जाता था। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार जैसे कबीर जी थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो क्या था, सभी रस और सभी छंद और सभी अलंकारों का अपने आप उनकी कविताओं में समावेश हो रहा था कि वो इतनी अच्छी रचनाएं लिखते थे कि छंद और अलंकार स्वयं समावेश हो जाते थे रचनाओं के अंदर, उसको प्रयास से नहीं डाला जाता था। जैसे केशव की रचनाएं, उसमें अलंकारों को प्रयास पूर्वक डाला गया है, और जो कबीर जी की रचनाएं हैं उनमें बिना प्रयास के स्वतः ही वो आए हैं। ये अंतर होता है स्वतः का और डालने का। ठीक है, इनके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह पर नहीं था कि वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदय गए वर्णन रासो काव्य में मिलता है वह अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ वीर रस का बहुत सुंदर प्रदर्शन हुआ है। सूर्य प्रदर्शन में सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे। श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश, राजकुमारियों के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, नक्शे परिपाटी आदि जो भी वर्णन हुए हैं उसमें श्रृंगार और वीर रस का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला आशय रहता है प्रशंसा, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो या रीति काल, तो ये समस्त कवि कहाँ रहते थे? राजाओं के आश्रय में रहते थे। जब राजाओं के आश्रय में हम रहेंगे तो उनकी प्रशंसा करना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि इनको वृद्धि की प्राप्ति इन राजाओं से ही होती थी। जब कोई भी कवि या दरबारी कवि राजाओं की प्रशंसा के लिए कोई ग्रंथ लिखता था, कोई कविता लिखता था, कोई साहित्य की रचना करता था, तो राजा को शोकरों में सोने की मुद्राएं या अपने खाने की वस्तुएं या अनाज, गेहूं, राशन आदि प्रदान कराते थे। इसलिए राजाओं की प्रशंसा करना इन दरबारी कवियों की एक मजबूरी हुआ करती थी। जब राजा जैसे उच्चारण पाठ आदि अधिकालीन कवि थे, इनके यश का गान गाया करते थे। जब यश का गान गाया करते थे तो राजा प्रसन्न होते थे। कोई भी राजा वो अपनी प्रशंसा से प्रसन्न, एक साधारण व्यक्ति भी जब प्रशंसा से प्रसन्न होता है तो राजा तो होगा ही। तो राजाओं की प्रशंसा जब अधिक होती थी तो वो खुश होकर इन कवियों को क्या प्रदान करते थे?
वृत्ति प्रदान करते थे, धन प्रदान करते थे, मुद्रा प्रदान करते थे, सोने की मोहरें देते थे, जिससे कि इनका घर चलता था। इसलिए इनकी प्रशंसा करना इनका मतलब मजबूरी माने या इनकी एक मूलभूत आवश्यकता भी कह सकते हैं इसको, कि आश्रयदाता यदि प्रसन्न रहते थे तो ये स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे। संकुचित राष्ट्रीयता, जैसे कि मैंने आपको बताया उस समय जो राज्य था वो खंड खंड राज्यों में बट गया था। देश खंड खंड राज्यों में बटे होने की वजह से उनमें देश के लिए कुछ करने की भावना की वो थी, कमी थी, ये उनकी कमजोरी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में इसका उदाहरण दिया था कि एक परिवार में यदि सभी अलग अलग मतभेद है सबके अंदर तो उनमें फूट डालना बहुत आसान होता है, और इसके विपरीत जब एक परिवार इकट्ठा है, मिलकर रहता है, तो उसमें कोई भी फूट नहीं डाल पाता। ठीक इसी तरह से उस समय राज्य अलग अलग राज्यों में देश बट चुका था। छोटे छोटे क्षेत्र को राजा अपना राज्य मानते थे, अपना देश मानते थे। अगर साथ वाले पड़ोसी राज्य पर कोई आक्रमण करता था तो साथ वाला राज्य बेफिक्र होकर सोता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसमें वहां क्या हो रहा है या मेरा कोई भाई दुख में है। तो राजपूत राजा स्वयं ही आपस में लड़ते रहते थे या फिर वो युद्ध करते थे एक दूसरे को शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए या विवाह के निमित्त युद्ध लड़े जाते थे। तो संकुचित राष्ट्रीयता उस समय मौजूद थी। छोटे छोटे जो खंड क्षेत्र थे उनको ही अपना देश मान लिया जाता था। एकता की भावना न होने की वजह से ही मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने 10वीं शती में और मोहम्मद गौरी ने 12वीं शती में यहाँ आकर आक्रमण किए। आक्रमण करने की वजह से हम हार गए। तो क्यों हारे? उर्दू जनता इसलिए हारी क्योंकि उस समय उसमें एकता का भाव था, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी। ठीक है, आगे है कल्पना की प्रचुरता। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ ऐतिहासिकता का अभाव था वहाँ कल्पना प्रचुर मात्रा में थी, कि जो भी ग्रंथों या साहित्य के अंदर जो नायक और नायिका या जो पात्र चरित्र होते थे वो काल्पनिक अधिक थे, और यदि पात्र वास्तविक भी होते थे तो वो कल्पना से अतीत होकर युद्ध लड़ रहे हैं या नायिका से विवाह करने के प्रयास कर रही हैं या मिलन का प्रयास कर रही हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो कल्पना के लिए था, जिससे कि जो पाठ है या जो साहित्य है वो रुचिकर बन जाए, मनोरंजन प्रदान करने वाला बन सके, इसलिए उन्होंने उसके अंदर छेड़छाड़ कर दी। तो कल्पना अत्यधिक मात्रा में मौजूद थी। विविध छंदों का प्रयोग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आदिकालीन साहित्य है उसमें विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन स्वाभाविक हुआ है। राष्ट्र ग्रंथों में छंदों की विविधता प्रदर्शित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है और न ही पूर्ववर्ती, ना तो बाद के साहित्य में मिलती है न ही पहले के। परवर्ती और पूर्ववर्ती आपको क्लियर होना चाहिए। बाद का, पूर्ववर्ती, पहले का। तो आपको पता होना चाहिए कि ना तो पहले के किसी साहित्य में मिलती है और न ही बाद के किसी साहित्य में मिलती है। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा दोहा, गाथा, पद्य, तोमर, ताटक आदि अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। उलाला, साटक, कुंडलियां, यह छंद परिवर्तन मात्र कलात्मक या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए हुआ है। चंद्रप्रदायी को छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रप्रदायी को छंदों का सम्राट कहा जाता है। चंद्रप्रदायी को छंदों का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक छंदों का प्रयोग किया, जैसा दोहा, पद्धति, गाथा, तोमर, तोटक, कुंडलियां, उलाला आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायबघर कहा जाता है। चंद्रप्रदायी को छंदों का सम्राट कहा जाता है और पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायबघर कहा जाता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। जैसे ही छंद बदलता है तो जो श्रोता होता है या जो पाठक होता है उसके चित्त में एक कंपन होता है कि अब कुछ और बहुत अच्छा आएगा, कोई अच्छी कविता आएगी या कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग अगला पॉइंट है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, ये हो गया कल्पना का, विविध हो गया डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल किसको कहा जाता था?
अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, जब अपभ्रंश और राजस्थानी मिलते हैं जब अपभ्रंश और राजस्थानी मिलते हैं तो डिंगल, और जब अपभ्रंश प्लस ब्रज मिलते हैं तो पिंगल। दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? पिंगल पिंगल। तो आदिकालीन राष्ट्र साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवि करते थे, रासो ग्रंथों में किया करते थे, उसे डिंगल नाम दिया गया। उसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा गया, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया। वीररस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में मौजूद थी। किसकी? वीर रस को प्रस्तुत करने की, वीर रस को प्रस्तुत करने की क्या क्षमता थी? डिंगल पिंगल भाषा में अद्भुत क्षमता थी। अनुस्वारांत प्रवृत्ति एवं द्वित वर्णों की प्रधानता भी रासों की भाषा में उपलब्ध है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्दों को संस्कृत में लिखा जाना तत्सम कहलाता है। संस्कृत के शब्दों को हिंदी में लिखा जाना तद्भव कहलाता है। तो तद्भव के इन शब्दों का इस काव्य में प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ। अलंकारों का स्वभाव, छंदों का तो इनको ज्यादातर कहा जाता है, छंदों का यहाँ सम्राट मौजूद है, लेकिन अलंकार इसमें स्वाभाविक रूप से आए हैं। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का योजना नहीं की गई। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसा हृदय चित्रण इन ग्रंथों में मिलता है, अन्यत्र दुर्लभ है। सौंदर्य चित्रण की उत्प्रेक्षाओं में काम किया गया। यद्यपि रासों के विशाल कलेवर में सभी अलंकार खोजने से प्राप्त हो जाते हैं, तथापि अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां उस युग की परिस्थितियों की देन है। जहां तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है, वे अपने में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम है। तो रासो साहित्य या आदिकालीन साहित्य, इसको रासो साहित्य की भी प्रवृत्तियां कह सकते हैं। आदिकालीन और रासो साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी देन है? परिस्थितियों की। किसकी? आदिकालीन परिस्थितियों की देन है, जो कि हमने पहले पढ़ी है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, ये सब परिस्थितियां जो है उन्हीं की देन है कि हम प्रवृत्तियां पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। युद्ध वर्णन अत्यधिक सुंदर और सजीव रूप में किए गए हैं। प्रमाणिकता में संदेह है क्योंकि कल्पना बहुत अधिक है। वीर श्रृंगार रस की प्रधानता है क्योंकि युद्ध होंगे, जब युद्ध होंगे तो वीर रस का वर्णन बहुत सुंदर समावेश हुआ है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना उनकी मजबूरी हुआ करती थी। संकुचित राष्ट्रीयता भी थी क्योंकि देश छोटे छोटे खंड राज्यों में बंट गया था। राजपूत राजा अपने छोटे से क्षेत्र को ही अपना देश मानते थे। इसके अलावा हमने की कल्पना की प्रचुरता है, विविध छंदों का प्रयोग है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है और अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। कोई भी प्रश्न हम करते हैं तो उसमें एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। भाव पक्ष उसकी जो विशेषताएं हैं वो होती हैं, और कला पक्ष उसको लिखने की जो शैलियां हैं, उसकी भाषा है, उसमें जो छंद रस योजना हुई है उसका प्रयोग होता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज के लिए हम इस टॉपिक को विराम देते हैं। आज के इस टॉपिक के बाद हमारा आदिकालीन जो आदिकाल है पूरा, वो हिस्ट्री होती है उसकी। जितना तक मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये आएगा उतना मैंने आज आपको करवा दिया है, जिसके अंतर्गत हमने आदिकाल में सिद्ध साहित्य पढ़ा, नाथ साहित्य पढ़ा, जैन काव्य पढ़ा, इनकी प्रवृत्तियां भी पढ़ी, इनकी कमियां भी पढ़ी। उसके बाद हमने आदिकाल की परिस्थितियां पढ़ी और उसकी प्रवृत्तियां भी पढ़ी। तो अब हम कल या आने वाले समय में भक्ति काल के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके 2 काल लगते हैं, आदिकाल और भक्ति